राधे राधे। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, ठीक है। और उस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई रासायनिक संयोग के नियम। और इन रासायनिक संयोग के जो नियम हैं उनमें पहला नियम अपन लेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अपन यहां पढ़ने जा रहे हैं भाई क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहां अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये दिया किसने था? तो अपन बात करेंगे कि यह नियम किसने दिया था भाई? लेवोसियर ने दिया था। पहली बात हो गई, किसने दिया बताओ? लेवोसियर नाम का एक केमिस्ट था, उस लेवोसियर ने ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था भाई, ठीक है। पहली बात किसने दिया हो गया। दूसरी बात अपन बात करें कि साहब ये नियम है क्या? तो दूसरी बात करें कि इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो पदार्थ लिख दें या द्रव्यमान लिख दें, यहां पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये लो भाई, क्या बोल रहा है बताओ ये नियम? ये नियम ये बोल रहा है कि पदार्थ या मास को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न आप उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नियम और बोलता है, क्या बोलता है? और क्या बात बोलता है ये नियम? कि क्रियाकारक व उत्पाद का क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्रियाकारक का द्रव्यमान तोल लें, उत्पाद का द्रव्यमान तोल लें, बराबर आएगा, यह नियम बोल रहा है। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा बताएं? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, ऐसा ये नियम बोलता है। आई बात समझ में? तो ये नियम क्या बोल रहा है भाई कि किसी भी पदार्थ को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना आप उसको नष्ट कर सकते। कोई पदार्थ, जैसे मान लो आदमी है, आदमी को न आप उत्पन्न कर सकते ना आप नष्ट कर सकते हैं। आरी भाषा में ये है, ना आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं नष्ट कर सकते हैं। मास है, मास को न उत्पन्न कर सकते हैं नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम ये बोलता है कि कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है।
उत्पन्न करना हो, नष्ट करना हो, ये सारा काम अपने बस का नहीं है। समझे? अब अपन क्या करते हैं, इस चीज को यहां देखते हैं। अपवाद, केमिस्ट्री में देखो ज्यादातर चीजें, ज्यादातर जगह आपको अपवाद मिलेगा। यह नियम जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, उन नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। कौन सा नियम? कि मास को, द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते न नष्ट कर सकते, ये नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। और वहां पर आइंस्टीन समीकरण A = mc² लागू होती है। यानी जो आइंस्टीन समीकरण है इक्वल mc² वो लागू होती है कहां पर? नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना भाई, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, ये इसका एक एक्सेप्शन है। अब अपन यहां क्या करते हैं, पहला मैं आपको समझा रहा हूं कि वास्तव में क्या द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूं पहले भौतिक परिवर्तन, कि क्या भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है भाई, तो अपन क्या करें, भौतिक परिवर्तन होते क्या भाई? कोई भी चीज ठोस में है, ठोस से वो कन्वर्ट हो जाए द्रव में, या द्रव से कन्वर्ट हो जाए ठोस में। कोई भी द्रव है, द्रव से कन्वर्ट हो जाए वो गैस में, या गैस से कन्वर्ट हो जाए द्रव में। यानी केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो तो आप उनको फिजिकल चेंज बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन उनको बोला जाता है। तो भौतिक परिवर्तनों में द्रव्यमान संरक्षित रहता है या नहीं, इस बात की अपन चर्चा कर लें। कैसे करेंगे चर्चा भाई? चर्चा करने का तरीका है, ये अपने पास बर्फ है और इस बर्फ की बात करें तो कौन सी स्टेट में? ये सॉलिड स्टेट में। मैंने इसको तोल लिया भाई, तोलने पर ये आई 200 ग्राम बर्फ थी, तोल लिया, कितनी आई? 200 ग्राम। अब मैंने क्या किया, इसको पिघला दिया, और पिघलाने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? पानी में। और पानी में कन्वर्ट करने के बाद ये कौन सी स्टेट में आ गई बताएं? द्रव स्टेट में आ गई। अब इसको तोल लिया, अब भी वजन कितना है बताएं? 200 ग्राम है। यानी जब ये ठोस अवस्था में थी तब भी 200 ग्राम है, जब ये द्रव अवस्था में है तब भी 200 ग्राम है। यानी भौतिक परिवर्तन करने से पहले 200 ग्राम, भौतिक परिवर्तन के बाद 200 ग्राम। तो बताएं, भौतिक परिवर्तन जब आपने किया तो इस भौतिक परिवर्तन में मास चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ भाई, मास चेंज नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, केमिकल चेंज का मीन्स रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, मास चेंज नहीं होता, मास संरक्षित रहता है। तो पहला अपन ने पढ़ लिया भाई क्या? भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब अपन देखते हैं कि क्या रासायनिक चेंज में या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। एक केमिकल चेंज ले लूं, केमिकल चेंज ले लें, या फिर मैं क्या कहूं केमिकल रिएक्शन ले लें। ठीक है भाई, केमिकल चेंज ले लें या केमिकल रिएक्शन ले लें। और यहां पर अपन ये देखेंगे कि जो मास है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज लेते हैं। तो यहां मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट है, ये लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? इस लैंडोल्ट ने क्या किया कि एक इस प्रकार की एच शेप की एक ट्यूब ली,
लैंडोल्ट में। कांच की एक इस प्रकार से एच शेप की ट्यूब ली लैंडोल्ट ने। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, इस ट्यूब में इस साइड उसने भर लिया NaCl और इस साइड उसने भर लिया भाई AgNO3। ठीक है, और फिर क्या किया, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे आप, लैंडोल्ट ट्यूब है ये। और इस लैंडोल्ट ट्यूब का एक लिंब में या एक भुजा में उसने NaCl भर दिया, एक साइड उसने AgNO3 भर दिया। अभी दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हो रही है और इसका वेट ले लिया। रिएक्शन से पहले इसका वेट लिया भाई, रिएक्शन करने से पहले इसका वेट लिया, वेट ले लिया। अब वेट लेने के बाद क्या कर रहा है, लैंडोल्ट इसको हिलाएगा, हिलाएगा तो ये NaCl और ये AgNO3 देखो मिल जाएंगे, मिल गए। मिलने के बाद भाई यहां रिएक्शन होने वाली है, NaCl और AgNO3। ठीक है, ये रिएक्टेंट हैं दोनों, क्या है बोले, रिएक्टेंट हैं। इसका मास ले लिया, मास मान लो यहां 2 किलोग्राम आया। अब क्या किया उसने, इसको हिला दिया। हिलाने के बाद दोनों के बीच रिएक्शन हुई और रिएक्शन से क्या बना जनाब, AgCl और NaNO3 बना। ये आपके पास क्या बन गए बोले, प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनने के बाद अब उसने वापस लैंडोल्ट ने इस पूरे अपरेटस को या पूरी जो एच ट्यूब है, इस लैंडोल्ट ट्यूब को उसने फिर तोला। मास इसका कितना आया, 2 किलोग्राम आया। तो बताएं मास चेंज हुआ क्या भाई, जब NaCl AgNO3 भरा था तब भी मास 2 किलो था। इन दोनों के बीच जब रिएक्शन हो गई और AgCl और NaNO3 बन गया तब भी मास 2 किलोग्राम है। तो मास चेंज हुआ क्या, मास चेंज नहीं हुआ भाई, मास में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ध्यान रखना, मास चेंज नहीं हो रहा, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अपन अब यहां पर क्या करते हैं, क्या बोल रहा था मैं कि मास रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद सेम रहता है, लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शन हैं और वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं भाई, उन न्यूक्लियर रिएक्शनों में ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है ये वहां अप्लाई नहीं होता और वहां पर जो एप्लीकेबल है वो है A इक्वल mc स्क्वायर एप्लीकेबल है। कौन, आइंस्टीन इक्वेशन। जो आइंस्टीन इक्वेशन है वो आइंस्टीन इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन पर एप्लीकेबल होती है। ये जो अपना कंजर्वेशन ऑफ मास है ना भाई, ये न्यूक्लियर रिएक्शन पे लागू नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखो कैसा पढ़ेंगे कि भाई मास में क्षति हो गई, मास डिफेक्ट आ गया है ना, तो उस मास क्षति को कैसे किस में चेंज करेंगे आप, एनर्जी में चेंज कैसे होगा वो। तो ये चीज़ें अपन जब केमिकल रिएक्शन आएंगी तब बात करेंगे, ये न्यूक्लियर रिएक्शन आएंगी तब बात करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में लागू नहीं होता और वहां पर E इक्वल mc स्क्वायर यानी आइंस्टीन इक्वेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, अब अपन इसके एग्जांपल लेते हैं। नियम बता दिया,
केमिकल चेंज बता दिए, फिजिकल चेंज बता दिए, इसके अपवाद बता दिए, और अपवाद बताने के बाद अब अपन इसके लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, पहला देखें, मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को वायु के साथ रिएक्शन करवा दी O2 के साथ, और रिएक्शन ये हुई MgO। और मैंने आपसे ये कहा कि भाई मैग्नीशियम मैंने 48 ग्राम लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन मान लो मैंने 32 ग्राम लिया। तो आपसे ये पूछा कि बताएं जो MgO है मास ऑफ MgO कितना बनेगा। तो ये जो अपने पास रूल है ना, नियम है, लॉ है, इसको अपन यहां अप्लाई करते हैं। तो ये नियम आपके पास क्या बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बताएं, 48 प्लस 32 बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं पता, x मान लें, इसको जोड़ेंगे आप, कितना है बताओ, यानी x इक्वल 80 ग्राम आ गया। अब ये x क्या बताएं, यहां x है मास ऑफ MgO, तो MgO का मास कितना आ गया बताओ, 80 ग्राम आ गया। ठीक है भाई, तो वहां पर जो MgO है वो MgO कितना बनेगा बताओ, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर बनेगा। अगर आप 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं तो MgO आपके पास 80 ग्राम बनेगा। तो आपने यहां पर निकाल लिया कि x इक्वल 80 ग्राम। पहला एग्जाम्पल आएगा समझ भाई। पहला एग्जाम्पल अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैंने कार्बन को वायु के साथ रिएक्शन करवाई, CO2 गैस बन गई, बाहर निकल गई, इवॉल्व हो गई। अब आपसे ये पूछा कि ये जो CO2 गैस है ना भाई, वो कितनी बाहर निकली, इसका मास पूछ रहा है कि मास ऑफ CO2 कितना आया। देखो वॉल्यूम वगैरह भी पूछ सकता है, लेकिन अपन मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद वॉल्यूम वगैरह बताएंगे। अभी तो मास ऑफ CO2 बता रहा हूं आपको। वो कह रहा है कि कार्बन उसने 12 ग्राम कार्बन लिया उसने, और उस 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया। तो ये पूछ रहा है कि CO2 कितने ग्राम बन गई भाई। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से CO2 कितनी बनेगी। नियम क्या बोलता है बताएं। नियम बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, बोले किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो भाई साहब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 12 प्लस 32, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अपन को नहीं पता, उसको x मान लेंगे। 2 और 2 4, 3 1 4, तो x बराबर कितना आ गया बताएं, x बराबर आ गया 44 ग्राम। तो यहां पर जो CO2 आपके पास बनेगी वो CO2 बनेगी भाई कितनी, 44 ग्राम बनेगी। आई बात समझ में, नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो भाई एक एग्जांपल और लेते हैं, सुन लो। तीसरा एग्जांपल ले लो। सपोज मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास ये एसिटिक अम्ल है,
इस एसिटिक अम्ल की रिएक्शन मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर प्रोडक्ट बने सपोज CH3COONA H2O और CO2, ठीक है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैंने एसिटिक अम्ल 20 ग्राम लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने 10 ग्राम लिया है, ठीक है, और यहाँ पर CO2 4 ग्राम बाहर निकल गई, एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड 20 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 ग्राम मैंने लिया, दोनों के बीच रिएक्शन करवाई तो CO2 4 ग्राम बाहर निकल गया। अब वो पूछ रहा है कि जब CO2 4 ग्राम बाहर निकल गई तो अब उस कंटेनर में प्रोडक्ट कितना बचा, कितना अवशेष है उसमें, कितना बचा। सोडियम एसीटेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका मास कितना है, ठीक है, क्योंकि CO2 तो बाहर निकल ही गई, बचा कौन, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मास पूछ रहा है। तो अपने पास क्या है भाई कि नियम वही है कि साहब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होगा, सही है कि नहीं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बताएं, 20 + 10, इसमें कितना है, इसका तो निकालना ही अपन को, x मान लें, इसका पता है कितना है 4, ठीक है। 20 और 10 30, x + 4, प्लस का 4 इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, तो x = 30 - 4 कितना है बताओ, 30 में से 4 घटाए 26 ग्राम आ गया x बराबर। तो आपके पास जो यहां पर ये जो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट का है, इसका जो मास है, इसका मास कितना आया भाई, इसका मास आया कितना 26 ग्राम, सही है भाई। ये आ गया तीसरा एग्जांपल। यानी कुल मिलाकर के अपन क्या करते हैं यहां बताएं, एक लास्ट एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और आप झेलें, ठीक है। एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म कर दिया, और गर्म करने पर मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास भाई साहब CaO और CO2 बन गई, और मैं ये कहूं कि मेरे पास ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास बना कितना 56 ग्राम बन गया सपोज। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि CO2 कितनी ग्राम बाहर निकली, ठीक है। बड़ा सिंपल सी बात है कि आप कहें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, बोलें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। बात सही है कि नहीं भाई। अब बात करें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट तो कितना है 100 ग्राम है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 56, तो है CaO, CO2 का पता नहीं, x मान लो, प्लस का 56 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा बताएं, 100 में से 56 घटा दे, कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पर जो CO2 बाहर निकली वो CO2 भाई कितनी बाहर निकली 44 ग्राम बाहर निकली, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया भाई पहला आपके पास नियम, पहला आपके पास लो, ठीक है। इसके बाद में अपन दूसरा लो कर लेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे पहला नियम हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए, उसके अब क्वेश्चन अपन करेंगे। भाई कोई भी नियम
या कोई भी टॉपिक समझ में अच्छे से जब आता है जब आप उसको घर बैठ करके उसके क्वेश्चन से हल करें, सोल्व करें। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपको चाहिए, और वो रेफरेंस बुक आप मार्केट वगैरह से लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट वगैरह में क्या होता है कि कोई बुक लेते हैं तो हो सकता है वो बुक कैसी आई कैसी नहीं आई। मैं आप लोगों से एक सजेस्ट करूंगा कि ये बुक है, देखिए, केमिस्ट्री स्टडी मटेरियल, इस नाम से जी मेंस और नीट, जी मेंस और नीट, ठीक है भाई। अब इसमें आपको क्या है, थ्योरी मिल जाएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो थ्योरी भी आपको इसमें मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे बहुत सारे, एक चैप्टर में कम से कम 300-400 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन करने बैठे, आप अटक गए, आप उसको हल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बुक में उन सभी के सॉल्यूशन भी हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, और उन एग्जाम्पलों के अलावा लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी पिछले सालों के जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे। देखें, सीबीएसई पीएमटी है, जी मेंस 2010 है, जी मेंस 2010 है, सीबीएसई पीएमटी 2011 है, ठीक है, जी मेंस 2015 है, ऐसे 2019 तक के इसमें क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। और ये बुक है बहुत अच्छा, इसमें आपको स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस दिए गए हैं। हिंदी मीडियम, ये तो है इंग्लिश मीडियम की, ये इंग्लिश मीडियम की है, ऐसी ही बुक हिंदी मीडियम की है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप रेफरेंस बुक लेना चाहें तो ध्यान देना, और कोई भी रेफरेंस बुक आप लेंगे उसमें आपको 10 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 या 15 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। लेकिन आप ये बुक लें और उसमें फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, ये बुक लें आप, इस बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे एज ए कंपटीशन, ठीक है भाई। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नया टॉपिक, क्या पहला नियम तो ये हो गया, दूसरा नियम कल अपन लेंगे। तब तक के लिए आप मेरे को इजाजत दें, नमस्कार। घर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।